वो और ज्यादा प्रेशर लगाता रहता है। एक और वार्निंग आती है कि इतनी ज्यादा फोर्स से वानुक का अपना बॉडी डैमेज हो सकता है। पास खड़े एक रिक्रूट को टेंशन हो जाती है और वो सार्जेंट को चिल्ला के बोलता है कि उन्हें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वानुक जैसे घमंडी आदमी कभी टैप आउट नहीं करेगा। हुनवुक अपनी पूरी ताकत लगा के सोचता है कि इतना प्रेशर ओएंगो को वार्निंग देने के लिए काफी होगा। दूसरी तरफ वानुक अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में यूनुक जैसे आदमी से हार सकता है। सबके सामने बेइज्जती होने का ख्याल, जबकि उसे फ्यूचर एस माना जा रहा है, उसे हिला देता है। अचानक उसके अंदर एनर्जी का सर्ज होता है। हुनवुक इसे महसूस करता है और शॉक हो जाता है जैसे ही वानुक के मसल्स फूल जाते हैं और उसकी शर्ट फट जाती है। चिल्लाते हुए वानुक अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हुनवुक छोड़ता नहीं है और चैन जो देख रहा होता है वो भी शॉक हो जाता है। वानुक एक ही मैच में सेम डी रैंक ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार यूज कर रहा है। फिर भी अगर वो इस चोक से नहीं निकला तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। हवा में एक सवाल लटक रहा होता है, असल प्रेडेटर कौन है? ह्यूनोक अपनी ग्रिप और टाइट कर देता है। वानो की आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं और फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है। सोल्जर्स बस घूर के देखते रह जाते हैं, बिल्कुल स्टन्ड। चाउन कंक्लूड करता है कि ह्यूनोक सच में रियल डील है, एक ट्रू बीस्ट। उसके पीछे एक तस्वीर सी बन जाती है, जैसे एक शेर जीत के बाद दहाड़ रहा हो। बाद में सब लोग वानो के पास भागते हैं, जो जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा होता है। उनमें से एक उसकी पल्स चेक करता है और रिलीफ की सांस लेता है। वो सांस ले रहा है, बस फेंट हुआ है। फिर वो सोचने लगते हैं कि इतने भारी बॉडी को पलटना भी कैसे है। इसी बीच जुनो ह्यूनो के पास भाग के आता है और कहता है कि उन्हें पता था वो जीतेगा। ह्यूनो को उसका रिस्ट पकड़ के उसे रोक देता है। जुनो बार बार पूछता रहता है कि क्या उसे चोट लगी है और कहता है कि वो वरिड था, लेकिन ह्यूनो चुप रहता है। फिर उसकी नज़र वैंगसंग से मिलती है, जो काफ़ी शर्मिंदा लग रहा होता है। आखिर में चायोन ह्यूनुक का नाम पूछता है। वो खुद को फर्स्ट लेफ्टिनेंट चायोन मायांगो इंट्रोड्यूस करता है और ह्यूनुक तुरंत उसे पहचान लेता है। वो अटेंशन में खड़ा होता है, सल्यूट करता है और बोलता है कि वो फर्स्ट कंपनी से कॉर्पोरल वुक ह्यूनुक है। उसके दिमाग में सवाल घूम रहा होता है, ये यहाँ क्यों है? लेफ्टिनेंट चायोन मुस्कुराता है और बताता है कि वो ब्लैक टाइगर यूनिट से रेड टैक्टिक्स इंस्ट्रक्टर है। वो ह्यूनुक को बोलता है कि उसका डुअल काफ़ी इम्प्रेसिव था और उसे एक कार्ड देता है। आसपास के लोग शॉक में फुसा-फुसा करते हैं, क्योंकि वो ब्लैक टाइगर यूनिट का इनविटेशन होता है, एएमटी की टॉप ट्रूप। उन्हें यकीन नहीं होता जो वो देख रहे हैं। ह्यूनुक थोड़ा हेजिटेट करता है और पोलाइटली बोलता है कि वो बस एक रेगुलर प्लेयर है। लेफ्टिनेंट इस बात को साइड में रख देता है और कहता है, रैंक्स आम लोगों के लिए होते हैं, हमें तुम जैसे वॉरियर्स चाहिए। ह्यूनुक अंदर ही अंदर सांस लेता है। सब लोग उसे किसी न किसी चीज़ में खींचना चाहते हैं। उसे पता है मिलिट्री वर्ल्ड कितना क्लोज्ड और पॉलिटिकल होता है। लेफ्टिनेंट अभी भी कार्ड आगे बढ़ा के पकड़े रहता है, वेट करता हुआ। ह्यूनुक सोचता है कि आगे चलकर इससे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासकर विलन ग्रुप्स के साथ। लेकिन आखिरकार वो कार्ड ले लेता है और ऑफर के लिए थैंक्स बोलता है। साथ ही कहता है कि वो इस पे सोच करेगा। वो रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करता है। साइड में ओएंगसंग अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और दांत पीसने लगता है, क्लियरली गुस्से में होता है। उस रात बटालियन कमांडर के ऑफिस में एक बातचीत होती है। एक ऑफिसर पूछता है कि ब्लैक टाइगर्स कैसे चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट चायोन जवाब देता है कि वो हमेशा शॉर्ट स्टाफ्ड रहते हैं। बटालियन कमांडर गुस्से सा होके बोलता है कि आजकल तो सी रैंक सोल्जर्स को भी गिल्ड्स रिक्रूट कर लेते हैं। वो इतना टाइम टैलेंट ट्रेन करने में लगाते हैं और बाद में वो सब छीन लिया जाता है। वो थोड़ा हंस के कहता है कि शायद चायोन सार्जेंट जोयंग जुन के लिए यहाँ आया होगा, लेकिन चायोन बताता है कि वो एक्चुअली लीव पर है। फिर भी यहाँ उसे एक इंटरेस्टिंग सोल्जर मिला है। वो चाय का सिप लेता है और ह्यूनुक का नाम लेता है। बटालियन कमांडर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या वो सच में इंटरेस्टिंग सोल्जर है। चायोन जवाब देता है, कॉर्पोरल ली ह्यूनुक। तभी कमांडर खिड़की से बाहर देखता है और ह्यूनुक को भागते हुए देखता है, हाँफ रहा होता है और उसके पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है। कमांडर एक कॉल करता है और कैजुअली कहता है कि पता लगाओ ह्यूनुक आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या करता था। उधर जुन्मो ह्यूनुक के पीछे भागते हुए खुद भी हाँफ रहा होता है। वो उसे चिपक जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके जैसे स्ट्रांग बन सकता है। ह्यूनुक इरिटेट होकर उसे धक्का देता है और कहता है चिपकना बंद करे। वो खुद भी मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। लेकिन जुनो हार नहीं मानता, कहता है कि वो बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहता है। ह्यूनुक सोचता है कि ये लड़का इतना थक चुका है कि उसे ये भी समझ नहीं कि अभी वो ऑलमोस्ट मरने जैसा हाँप रहा है। वापस ऑफिस में कमांडर कॉल कट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। सब लोग ह्यूनुक की वजह से इतने लालची हो रहे हैं।
एक बिजी स्ट्रीट पर एक माँ स्ट्रीट वेंडर से बात कर रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक छोटी सी जानवर के पीछे भाग पड़ता है जो बंदर जैसा लगता है। वो पास की दीवार के पीछे भाग जाता है और लड़का बिना सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो बंदर नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है। डरते हुए चेहरे से उसे समझ आता है कि वो कोबाल्ट है। उसके तेज नैना नक्श और खूंखार आंखें लड़के को फ्रीज कर देती हैं। कुछ ही पलों में उसके पीछे और भी ऐसे क्रीचर्स आ जाते हैं और अम्बुश शुरू हो जाता है। इसी बीच हमारे हीरो के पास वापस आते हैं। यूनुक बटालियन आर्मरी के सामने शांत खड़ा होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में। उसके पास खड़ी सीओ उसे बताती है कि बटालियन कमांडर ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे कुछ दिन की छुट्टी दी गई है, साथ ही एक वेपन चूज करने का हक भी। लेकिन वो ये भी ऐड करती है कि प्लेटून लीडर उस पर भरोसा नहीं करता और कभी करता भी नहीं था। यूनुक अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है और याद करता है कि वो आदमी हमेशा कितना स्ट्रिक्ट और अपटाइट था, और उसे लगता है कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। वो डिसाइड करता है कि अब ये मैटर नहीं करता कि वो आदमी उस पर बिलीव करता है या नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो प्रेजेंट है। तब सिया युन्हा मुड़कर उसे एक टीजिंग लुक देती है और बोलती है कि वो काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट लग रहा है। वो कहती है कि गेट के पास जो गॉब्लिन्स मिले थे, उन सब के मार्किंग पैटर्न्स बिल्कुल सेम थे, जो क्लियरली दिखाता है कि यूनुक ने गॉब्लिन अटैक की पहली वेव अकेले ही रोक दी थी। वो पूछती है कि क्या ये पॉसिबल भी है, और उसे डिसबिलीव के साथ देखती है। यूनुक तलवार को पकड़ के सीधा बोलता है कि यही वेपन वो चूज कर रहा है। वो उसे वार्न करती है कि सिर्फ इसलिए रैंडम चीज ना उठाएं क्योंकि वो हेल्प ऑफर कर रही है, और अच्छे से सोचने को कहती है। वो बोलती है कि वो उसे कॉर्नर में डाल रही है उसके भले के लिए, लेकिन यूनुक पहले से जानता है कि वो क्या कर रहा है और कहता है कि उसे यही पसंद है। जो वेपन वो चूज करता है उसे क्लाउड ब्लेड के नाम से जाना जाता है। पहली नजर में ये काफी वीक और ऑलमोस्ट यूजलेस लगती है। ये पानी अब्जॉर्ब करती है और गीली से धुंध छोड़ती है। लेकिन यूनुक को पता है कि इसकी असली ताकत कुछ और ही है। उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में साजन चोई योंग जुन इसी तलवार को यूज करके फेमस हुआ था, और उसे पूरा भरोसा है कि टाइम के साथ इसकी ट्रू पावर सामने आ जाएगी। असल में इस ब्लेड का रियल नाम डार्क हैंड ऑफ द क्लाउड मास्टर है। उसे एक पुरानी मिथोलॉजी याद आती है जहाँ हैंगवॉन्ग के साथ 3 वेदर गॉड्स उतरे थे, विंड लॉर्ड, रेन मास्टर और क्लाउड मास्टर। उनमें से क्लाउड मास्टर बादलों को कंट्रोल करता था और उसके पास एक पिच ब्लैक हाथ होता था जिसे हैंड ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। गहराई से समझा जाए तो ये हाथ धुंध के अंदर छुपे ब्लेड्स को सिंबलाइज करता है, और वो ब्लेड्स असल में थंडर गॉड के वेपन्स होते हैं। जब ये स्वॉर्ड पूरी तरह से अवेकन हो जाती है, तब ये इतनी पावरफुल लाइटनिंग बुला सकती है कि अकेले ही मीडियम साइज्ड मॉन्स्टर एंजिन्स तक को बर्बाद कर सकती है। स्टील और थंडर के पावरफुल मिक्स के साथ ये एक ऐसा वेपन बन जाता है जिससे सब डरते हैं। यूनुक अपने आप से कहता है कि इस बार ये तलवार वो खुद लेगा। सिया युन्हा उसे थोड़ी डिसबिलीव के साथ देखती है और बोलती है कि इतनी सी जंगी हुई तलवार उसकी अचीवमेंट्स के हिसाब से काफी छोटा रिवॉर्ड लगती है। लेकिन यूनुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसके पास दूसरा वेपन ढूंढने का टाइम नहीं है और ये वाली ही उसके लिए काफी है। वो उसे सरप्राइज के साथ देखती ही रहती है कि अचानक पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। EY-1 पर गेट ब्रेक हो गया होता है। केओस शुरू हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन यूनुक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। सिया युन्हा उसके काम चेहरे को देखती है और सोचती है कि क्या उसे ये सब पहले से ही एक्सपेक्टेड था। उसका शांत चेहरा देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। थोड़ी ही देर में ब्लू फ्लावर गिल्ड वहां पहुंच जाती है। उनके मेंबर्स पूरी तरह से गियर्ड अप होते हैं और काफी इंटिमिडेटिंग लगते हैं। कुछ सोल्जर्स उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्लियरली उन्हें पहली बार देख रहे होते हैं। एक धीरे से बोलता है कि गिल्ड ने इस गेट के लिए बैकअप भेजा है। कोई और उनकी गियर की तरफ इशारा करके कहता है कि उनका हर एक इक्विपमेंट कस्टम मेड लगता है। एडमिरेशन और बढ़ जाती है जब उनमें से एक मजाक में कहता है कि उनके सिर्फ एक पीस को बेच देना ही गंगनाम में एक लग्जरी बिल्डिंग खरीदने के लिए काफी होगा। कोई और सपने देखने लगता है कि सर्विस खत्म करने के बाद ब्लू फ्लावर ज्वाइन करेगा और पैसा और पावर दोनों फ्लॉन्ट करेगा। जब बाकी लोग दूर से एडमायर कर रहे होते हैं, ह्यूनुक पहले ही ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है। वो स्कॉट को बताता है कि इस बार उनका सामना एक कोबाल्ट गेट से है, और चाहे कोबाल्ट्स छोटे दिखते हों, वो पॉइजन नीडल्स और गैस यूज करने के लिए बदनाम है, जो अक्सर बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ने से ज्यादा कैजुअलिटीज कर देते हैं। वो टीम को वार्न करता है कि ये रिलैक्स या मजाक करने का टाइम नहीं है। जब एक सोल्जर इस बात को लाइटली लेता है, ह्यूनुक बिना सोचे समझे डेंजर याद दिलाता है। वो बताता है कि कोबाल्ट्स लोगों की आंखें तक निकाल लेते हैं जब वो जिंदा होते हैं। अचानक ही माहौल सीरियस हो जाता है। वो स्कॉट को कहता है कि अपनी गैस मास्क ध्यान से चेक करें, क्योंकि पॉइजनस गैस के अगेंस्ट ये बहुत जरूरी है।
ये सब देख रहा एक सोल्जर उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि लगता है अब ट्रैश यूनिट्स भी स्ट्रैटेजी मीटिंग्स करने लगे हैं। दूर से देखा जाए तो कोई उन्हें एक एलीट सपोर्ट स्क्वाड भी समझ सकता है। एक और बस आंखें घुमा देता है। ह्यूनन इंस्ट्रक्शंस देना जारी रखता है और गिनचेल को बुलाकर कहता है कि वो केयरलेस ना हो, चाहे वो रियर पोजीशन पर ही क्यों ना हो। वो याद दिलाता है कि काफी कोबॉल्स सुअर जैसे टाइट जगहों और पतली रास्तों से निकल जाते हैं, इसलिए हमेशा गैस मास्क रेडी रखें। लेकिन गिनचेल घमंडी टोन में जवाब देता है कि उसे यूनुक जैसे किसी से एडवाइस की जरूरत नहीं। यूनुक उसे सीरियस वार्निंग देता है, लेकिन गिनचेल हंसकर उसे मिस्टर सिटी स्क्वायर का कमांडर कह देता है। दांत भींचकर यूनुक भड़क जाता है और स्क्वाड को बोलता है कि मजाक बंद करें और होश में आए। वो उन्हें याद दिलाता है कि ये पहली बार नहीं है जब वो रियल लाइफ थ्रेट का सामना कर रहे हैं और यहाँ मौत सच में हो सकती है। वो समझाता है कि कोबॉल्स छोटे और फास्ट होते हैं, इसलिए अंडरग्राउंड पैसेजेस और नैरो रूट्स के पास मोशन सेंसर्स लगाना जरूरी है। वो उन्हें काम खत्म करने के लिए 20 मिनट्स देता है। फिर जुनो को बुलाकर उसे एक स्पेसिफिक रोल असाइन करता है। जैसे ही जुनो रिप्लाई करता है, बाकी लोग आपस में फुसाफुस करने लगते हैं, नोटिस करते हुए कि आज हनोक कुछ ज्यादा ही टेंस और सीरियस लग रहा है। इससे पहले कोई और रिएक्ट करे, अचानक कुछ हनमुक की गर्दन में लगता है। एक अजीब सा ऑब्जेक्ट उसकी स्किन में घुस जाता है और उसका बॉडी जमीन पर गिर जाता है। इसी वक्त एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और पूरी सड़कों में पॉइजन गैस फैल जाती है। उसके आसपास के सोल्जर्स पैनिक हो जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने मास्क ढूंढने लगते हैं, जब पूरा एरिया टॉक्सिक धुंध से भर जाता है। कोबॉल्ट्स ने सरप्राइज अटैक कर दिया होता है। हनुक जमीन पर दर्द में पड़ा होता है, आंखें जल रही होती हैं और आवाज कमजोर होती है। हेल्प के लिए बुलाता है। एक कोबॉल्ड उसके ऊपर खड़ा होता है, हाथ में वेपन पकड़े हुए, और उसके खून से भरे चेहरे को ठंडी नजरों से घूर रहा होता है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तब पाक जुनमो वहां पहुंचता है और कोबॉल्ड को धक्का देकर पीछे हटा देता है। वो जल्दी से पूछता है कि हनुक ठीक है या नहीं, लेकिन हनुक हामते हुए डेंजर देख लेता है और जुनमो को भागने के लिए चिल्लाता है। जुनमो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और एक पल के लिए रुक जाता है। हनुक फिर जोर से चिल्लाता है कि तुरंत अपना गैस मास्क पहन ले। आंख झपकते ही कोबॉल्ड आगे बढ़ता है और जुनमो पर वार करता है। हवा में खून उछल जाता है और हनुक डरा हुआ उसका नाम चिल्लाता है। उसी पल एक दर्दनाक याद उसके दिमाग में आ जाती है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में जुनमो इसी तरह कोबॉल्ट से उसे बचाते हुए मर गया था। बाद में जब पॉइजन थोड़ा कम हो जाता है, सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं कि इस एरिया में सेंसर्स इंस्टॉल हो चुके हैं और पूछते हैं कि और लाने चाहिए या नहीं। हनुक, जो अभी भी रिकवर कर रहा होता है, उन्हें बताता है कि आज की मेन फाइट यहीं रियर जोन में होगी। वो जुनमो को बुलाता है और जब वो रिस्पेक्ट के साथ यस सर बोलता है, तब हनुक उसे नए इंस्ट्रक्शंस देता है। वो कहता है कि जब सही टाइम आएगा वो सिग्नल देगा, और जैसे ही सिग्नल मिले जुनमो को स्क्वायर मेंबर्स को ऑपरेशन जोन से दूर ले जाना होगा। जुनमो अचानक बने इस प्लान से थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। डिजर्शन अनाउंस होता है। कोई बिना ऑर्डर के बैटलफील्ड छोड़ रहा है, जो मिलिट्री लॉ के हिसाब से क्राइम है, जिसमें कोरिया में 5 साल की जेल हो सकती है। सब लोग सुनकर फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन हुनवुक शांत और कॉन्फिडेंट रहता है। वो कहता है कि ये डिजर्शन नहीं, स्ट्रैटेजी है। बेस में अनाउंसमेंट्स गूंजती रहती हैं, हेवी और सीरियस माहौल के साथ। डेल्टा से रिपोर्ट्स आती हैं, जोन 1 और जोन 3 में कोई सर्वाइवर नहीं। फिर जोन 4, 5 और 6 से भी सेम रिपोर्ट आती है। गामा टीम भी कंफर्म करती है कि 0 सर्वाइवर्स हैं। फिर बीटा से रिपोर्ट आती है कि जोन B9 में एक कोबाल्ट नेस्ट मिला है, जिसमें 200 से ज्यादा एनिमीज होने का अंदाजा है। ट्रूप्स वाइड रेंज मैजिक फॉर्मेशन के साथ मूव करते हैं और मार्क्ड पॉइंट में इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फॉर्मेशन स्टेबल होती है, अटैक स्क्वाड मैजिक सर्कल एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी डजन्स ऑफ कोबाल्ट्स एरिया को घेर लेते हैं, अपनी तीखी आंखों से देखते हुए। हुनवुक अपनी पोजीशन होल्ड करता है और सबको रेडी रहने का ऑर्डर देता है। अचानक एक कोबाल्ट जंप करके मैजिक सर्कल पर आ जाता है और अपने वेपन से उस पर वार करता है। तुरंत ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स फायर ओपन कर देते हैं। मैजिक सर्कल से आग भड़क उठती है और जोर से ब्लास्ट होके कोबाल्ट्स को पीछे उछाल देती है। टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट ऑर्डर आता है, ड्रेन्स के बिल्कुल पीछे तक मोशन सेंसर्स लगाने का। टीम तुरंत फैल जाती है और कमांड फॉलो करती है। जोन 2 में सेंसर्स लग चुके होते हैं। जोन 5 में हुनवुक लास्ट सेंसर अटैच करता है। जैसे ही वो एल्यूमिनियम टेप से जगह मार्क करता है, कोई पीछे से आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हुनवुक सल्यूट करता है और बोलता है कि वो मैनुअल फॉलो कर रहा है, सेंसर्स लगा रहा है और एलिमेंटल पॉइंट्स मार्क कर रहा है। लेकिन वो आदमी मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सब टाइम वेस्ट है। वो ह्यूनक का मजाक बनाता है कि वो कोबाल्ट गेट को इतना सीरियसली ले रहा है, जबकि एलीट ब्लू फ्लावर गिल्ड पहले से ही वहां मौजूद है। ये आदमी लेफ्टिनेंट मिनवी है, एक मिडिल क्लास विजर्ड, और उसकी आवाज में पूरा एरोगेंस भरा होता है।
वो ऑर्डर देता है कि 20 मिनट्स में फर्स्ट प्लेटून ऑपरेशन स्टार्ट करेगा और सपोर्ट स्क्वाड को डिटॉक्स फॉर्मेशन में लगने को कहता है, जैसे उनका रोल कोई खास ही ना हो। हुनवुक शांत तरीके से जवाब देता है कि वाइस प्लेटून कमांडर के ऑर्डर के मुताबिक उनका मिशन रियर साइड से सिविलियन एरिया की तरफ भागने वाले किसी भी मॉन्स्टर को ब्लॉक करना है। पास खड़े कुछ सोल्जर्स देखकर फिसफिसाते हैं कि प्लेटून लीडर फिर से एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन उन्हें ज्यादा सरप्राइज इस बात का होता है कि प्राइवेट ली एक्चुअली अपनी बात पर खड़ा है। लेफ्टिनेंट मिनवी गुस्से में दांत पीस लेता है और कड़वी टोन में बोलता है कि हुनवुक शायद अपनी औकात भूल गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बटालियन कमांडर ने उसे थोड़ा सा फेवर दिखा दिया है। वो यूनक का मजाक उड़ाता है, कहता है कि बैरिक्स में सिर्फ वही एक है जिसके पास रियल बैटल एक्सपीरियंस है। फिर उंगली दिखाकर बोलता है कि वैसे भी यूनक के पास सिर्फ एक ही बैटल का एक्सपीरियंस है। यूनक का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है और क्लियरली दिख रहा होता है कि मिनवी की बात उसके दिल पर लग गई है। तभी सार्जेंट चोआ, जो एक मिडिल क्लास कास्टर है, बीच में आ जाती है। वो टेंशन नोटिस करती है और कैजुअली पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। मिनवी थोड़ी देर के लिए अटक जाता है, क्लियरली अनप्रिपेयर्ड। यूनक अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, क्योंकि यही रीजन था जिससे उसने मिनवी को प्रोवोक किया था। सार्जेंट सियाना मिनवी की वीकनेस है और उसकी प्रेजेंस से मिनवी का अथॉरिटी हिल जाता है। मिनवी बात संभालने की कोशिश करता है और प्रिटेंड करता है कि वो सिर्फ सपोर्ट स्क्वाड को गाइड कर रहा था और उन्हें रियल कॉम्बैट सिचुएशंस के बारे में सिखा रहा था। वो हंसी में बात टाल देता है, फिर सियोन से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो जवाब देती है कि बटालियन कमांडर ने ह्यूनक को बुलाया है। ये सुनकर ह्यूनक का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। वो सोचता है कि क्या सच में कमांडर ने ही उसे बुलाया है। इसी बीच पास के एक बिल्डिंग से सपोर्ट स्क्वाड के कुछ मेंबर्स टेलीस्कोप के थ्रू पूरा सीन चुपचाप देख रहे होते हैं। उनकी नज़र ह्यूनक और प्लेटून लीडर पर टिकी होती है, सब कुछ अनफोल्ड होते हुए। सियोन ह्यूनक की फ्रस्ट्रेशन देखकर धीरे से कहती है कि मिनवी के बिहेवियर को दिल पर मत लो। ह्यूनक में सिर हिलाता है और कहता है कि अभी उसका काम बाकी है। वो ऑफर करती है कि बाकी के सेंसर्स वो लगा देगी ताकि वो लोग जल्दी मूव कर सकें। ह्यूनक हर सेकंड के साथ ज्यादा एंग्शियस हो जाता है। टाइम निकलता जा रहा होता है और वो सोचने लगता है कि बटालियन कमांडर आखिरकार क्या प्लान कर रहा है। रूफटॉप पर देखने वाले एक सोल्जर पूछता है कि क्या अटैक स्क्वाड को कोबाल्ट रेड में डिप्लॉय करना अलाउड है, जबकि टेक्निकली वो बटालियन कमांडर के डायरेक्ट ऑर्डर्स के अंडर है। सियायुन कैजुअली रिप्लाई करती है कि कमांडर के ऑर्डर्स पर सवाल नहीं उठाए जाते, सोल्जर्स का काम होता है उन्हें बिना बहस फॉलो करना। टेम्पररी कमांड पोस्ट पर ह्यूनक फाइनली पहुंचता है और अनाउंस करता है कि उसे बुलाया गया था। बटालियन कमांडर उसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और ह्यूनक सरप्राइज हो जाता है जब वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट चैंग हो को उसके साइड में खड़ा देखता है। कमांडर सीधे पॉइंट पर आता है। वो ह्यूनक को बताता है कि चॉय योंग जुन, जो अभी लीव पर है, उसकी जगह उसे असाइन किया जा रहा है और उसे कोबाल्ट गेट पर सेकेंड स्ट्राइक वेव के लिए फर्स्ट प्लेटून का टेम्पररी स्क्वाड लीडर बनाया जा रहा है। ह्यूनक अपना शौक मुश्किल से छिपा पाता है। अपनी पिछली जिंदगी में इस कमांडर ने कभी उसे एक्नॉलेज तक नहीं किया था, फिर अभी क्यों? वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि बेस पर आने के बाद से वो सिर्फ सपोर्ट स्क्वाड में काम कर रहा है और कभी भी इस तरह के रियल मिशन का हिस्सा नहीं बना। वो कहता है कि बिना प्रॉपर लीडरशिप और प्रिपरेशन के फर्स्ट प्लेटून की जान को रियल बैटल में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बटालियन कमांडर सिर्फ इतना ही बोलता है कि ये ऑर्डर है। जैसे ही इस डिसीजन का वेट ह्यूनक पर पड़ता है, डेल्टा से एक नई रिपोर्ट आ जाती है। बॉस मॉन्स्टर कोबाल्ट नेस्ट से बाहर निकल चुका होता है। रेड ग्राउंड जोन 2 और 3 के सभी पर्सनल को अलर्ट रहने का ऑर्डर मिलता है। ह्यूनक के दिमाग में थॉट्स तेज घूमने लगते हैं। उसे पता होता है कि कोबाल्ट्स जल्द ही फ्रंट तोड़कर रियर की तरफ भागेंगे। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो पूरी रियर गार्ड वाइप आउट हो सकती है। वो दांत पीस लेता है और अपने आप से कहता है कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो बटालियन कमांडर की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। कमांडर में सिर हिलाकर उसे बोलने की इजाजत देता है। कुछ पलों के लिए ह्यूनक चुप रहता है। उधर रूफटॉप पर सियोन यूना अभी भी सब कुछ देख रही होती है। तभी उसे मूवमेंट दिखती है और वो तुरंत लेंस कवर हटा देती है। उसे समझ आ जाता है कि ह्यूनक भागना शुरू कर चुका है। उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ऑलमोस्ट डेस्परेट सी। ह्यूनक नीचे चिल्लाता है, सबको गैस के बारे में वार्न करने के लिए। अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं, इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश होती हैं और गैस तेज स्पीड से हवा में फैलने लगती है। जहरीली गैस सड़कों में फैल जाती है और पूरा एरिया घने फॉग से ढक जाता है। ह्यूनक ये सब देखकर धीरे से गाली देता है। ये सब उसकी याद से भी ज्यादा तेज हो रहा था। टेम्पररी कमांड पोस्ट पर ह्यूनक बटालियन कमांडर के पास जाता है, दिमाग में एक बात लिए हुए। उसे वो रूमर्स याद आते हैं कि कमांडर के फर्स्ट मिशन में उसके प्लेटून का हर सोल्जर मर गया था। ये बात हमेशा उसके दिमाग में रही थी, इसलिए अब उसे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि जिस कमांडर को वो पहले रिस्पेक्ट करता था, वही अब उसे एक सिंपल कॉर्पोरल, वो भी ओवरलुक्ड सिटी सपोर्ट स्क्वाड से, एक कॉम्बैट टेस्ट में अपनी जान डालने का ऑर्डर दे रहा है।
वो सोचता है कि क्या बटालियन कमांडर, जिसे वो कभी एडमायर करता था, सच में नॉर्मल सोल्जर्स को बैटलफील्ड पर सिर्फ डिस्पोजेबल पीसेस समझता है। कमांडर एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि चीजें जितनी दिख रही हैं उतनी सिंपल नहीं है, और ये भी कि अटैक स्क्वाड डायरेक्टली उसके कमांड में क्यों है। लेकिन पूरी बात होने से पहले ही यूनक बीच में टोक देता है, आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ। वो क्लियर कर देता है कि अगर ऑर्डर्स फॉलो करने का मतलब अपनी कॉमरेड्स को सैक्रिफाइस करना है तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो मिशन के लिए अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन बेगुनाह सोल्जर्स की कीमत पर नहीं। दोनों के बीच साइलेंस और भी भारी हो जाता है। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है कि वॉर के टाइम ऑर्डर्स डिसोबे करना उसकी जान ले सकता है। ह्यूनक ये बात अच्छी तरह जानता है, फिर भी वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाता कि अगर वो अभी नहीं गया तो पूरी रियर गार्ड वाइप आउट हो जाएगी। कुछ पलों बाद बटालियन कमांडर गहरी सांस लेता है और आखिरकार उसे ओरिजिनल सपोर्ट मिशन पर जाने की परमिशन दे देता है। अंदर ही अंदर ह्यूनक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कमांडर झुकेगा, लेकिन कमांडर उसे याद दिलाता है कि उसने फिर भी ऑर्डर्स डिसोबे किए हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बाद में जब वो डेंजर जोन में एंटर करते हैं तो जहरीली गैस हर जगह फैलने लगती है। ह्यूनक तुरंत अपना चेहरा कवर करता है और गैस मास्क टाइट कर लेता है, मन ही मन सिचुएशन को गाली देता हुआ। वो अपनी मिलिट्री इशूड इन्वेंट्री पाउच में हाथ डालता है, अपना वेपन निकालता है और उसे पानी और तेल से एक्टिवेट करता है। ये क्लाउड ब्लेड होती है, एक ऐसी तलवार जो पानी अब्जॉर्ब करती है और मिस्ट जैसा फॉग छोड़ती है। ब्लेड चमकने लगती है और हवा से मॉइस्चर खींचने लगती है। विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है और पैनिक फैल जाता है। ह्यूनक सोचता है कि शायद वो बहुत लेट हो चुका है। कहीं पास से उसे चीखने की आवाज आती है। प्राइवेट एनिमन डे पर अटैक हो रहा होता है और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जुनमो अपना वेपन पकड़कर कोबाल्ट को एनिमन डे पर झपटते हुए देख लेता है और टाइम पर फायर करता है, जिससे मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। अपनी साइड से खून बहते हुए भी जुनमो सपोर्ट स्क्वाड को चिल्लाकर बोलता है कि एनिमन टे को सप्लाई बॉक्स के अंदर इमरजेंसी बैरियर्स के साथ डाल दो। एक और सोल्जर एनिमन टे के ब्लीडिंग बॉडी को खींच कर ले जाता है और अनाउंस करता है कि वो सिक्योर हो चुकी है। इसी बीच वाइस प्लेटून लीडर बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, ओवरवेल्म्ड, और ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। जुनमो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, समझता हुआ कि वो अभी बहुत यंग है, मुश्किल से 20s में होगी और ये उसका पहला रियल मिशन है। वो खुद को हेल्पलेस महसूस करता है, दूसरों को प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से। तभी उसे एक बिटर सच का एहसास होता है। उनका एम्यूनिशन लगभग खत्म हो चुका है और कोबॉल्स और पास आ रहे हैं। डर बैठ जाता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक सोच चमकती है। वो सोचता है कि कॉर्पोरल ली योंग उक होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। ये ख्याल उसे क्लैरिटी देता है। जब एक सोल्जर एनिमन टे को रिवाइव करने की कोशिश करता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, तब जुनमो अपने बैग से एक हैमर जैसा वेपन निकालता है। एक और सोल्जर वार्न करता है कि बुलेट्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जुनमो को परवाह नहीं होती। वो नोटिस करता है कि कोबॉल्स शाइनी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये बात उसे एक आइडिया देती है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद बाइट बनेगा और सबको ऑर्डर देता है कि वुंडेड सोल्जर्स और वाइस लीडर को लेकर रिट्रीट करें। पहले किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन वो जिद करता है और कहता है कि ये उसका ऑर्डर है, क्योंकि वो अब एक्टिंग वाइस लीडर है। वो हैमर ऊपर उठाता है और ह्यूनक के वर्ड्स याद करता है कि ब्लू फ्लावर गिल्ड रेड ग्राउंड के जस्ट बाहर स्टेशनड है। वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसे ही वो सिग्नल दे तुरंत भाग जाना। अब सारे कोबॉल्स की नज़र सिर्फ उस पर होती है। वो पूरी ताकत से भागता है, अंदर ही अंदर चिल्लाता हुआ कि चाहे उसकी इलेक्ट्रिक पावर्स वीक ही क्यों ना हो, वो उन्हें जिंदगी बचाने के लिए यूज़ करेगा। वो पूरे जोर से दौड़ता है और कोबॉल्स बिल्कुल पीछे पड़े होते हैं। तभी एक ड्रामेटिक मोमेंट में नीली एनर्जी का एक सर्ज पूरी होड़ को घेर लेता है। पल भर में ही सारे कोबॉल्स कट जाते हैं, उनकी बॉडीज खून की छींटे के साथ जमीन पर गिर जाती हैं। जुनमो अभी भी भागते हुए सीधा यूनक से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। यूनक उसे बताता है कि उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर वो अपनी क्लाउड ब्लेड ऊपर उठाता है और फैलता हुआ मिस्ट जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज करने लगता है। जुनमो सांस संभालते हुए हैरान रह जाता है। वो मानता है कि वो सिर्फ ह्यूनक की ब्रेवरी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया। लेकिन ह्यूनक मुस्कुराता है और उसे बताता है कि उसने कमाल का काम किया। जुनमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर से और कोबॉल्स आते हुए दिखते हैं। ह्यूनक उसकी तरफ मुड़ता है और सच्चे दिल से अपना गर्व दिखाता है। वो कहता है कि जुनमो के करेज ने परफेक्ट सेटअप बना दिया है और अब जब इतनी बड़ी फीस्ट तैयार हो चुकी है तो पूरी ताकत के साथ एनिमी को खा जाना ही सही होगा। वो अपनी ब्लेड को आसमान की तरफ उठाता है। उसकी उंगलियों से जबरदस्त एनर्जी बहने लगती है। एक तेज वेव हवा को चीरती हुई निकलती है और कोबॉल्स के गले पल भर में काट देती है। उसके चारों तरफ एक चमकता हुआ नीला सर्कल बन जाता है जो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह घूमता और पास के एनिमीज को गिराता चला जाता है। गिरे हुए एनिमीज के बॉडीज क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स की तरह चमकने लगती हैं जो जमीन पर बिखर जाती हैं। ह्यूनक उन क्रिस्टल्स को देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है कि ये तो ऑलमोस्ट खाने लायक लग रहे हैं।
पास खड़ा जुन्मो सोचता है कि क्या वो सच में कोबॉल्स के बारे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसे और सोचने का टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजती है और भी कोबॉल्स आने लगते हैं। यूनक खुद को संभालता है और सोचता है कि कितनी बदकिस्मती है कि इस मेस की वजह से वो खा भी नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हुए ग्रुप को देखकर कैजुअली पूछता है कि उनका बॉस कहाँ है। ये सुनते ही कोबॉल्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनके माथे लाल चमकने लगते हैं और आंखें गुस्से से सिकुड़ जाती हैं। वो उन्हें चैलेंज भरी नजर से देखता है और अचानक वो सब पीछे की तरफ देखते हैं। तब उसे कुछ समझ आता है। नो वे, वो सोचता है और 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना अपना वेपन पकड़कर भागना शुरू कर देता है। अपने मन में चिल्लाता है कि पाक जुनो को तुरंत और तेज भागना चाहिए, स्क्वाड सीरियस डेंजर में है। दूसरी तरफ यूना घनी गैस की वजह से कुछ भी क्लियरली देख नहीं पा रही। कुछ भी ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इस स्पीड से सपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। वो अटैक टीम को ऑर्डर देती है कि अपनी पोजीशन होल्ड करें और जो भी गैस बैरियर तोड़ने की कोशिश करें उस पर फायर करें। ब्लू फ्लावर गिल्ड को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइन होल्ड करनी ही होगी। एक सोल्जर एक्नॉलेज करता है, एम एडजस्ट करता है और पूछता है कि क्या वो कहीं जा रही हैं। यूना जवाब नहीं देती, लेकिन उसके दिमाग में एक बात क्लियर है। लाई यूनक बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहा था, जैसे उसे पहले से ही इस केओस का अंदाजा हो। कुछ है जो उसे कंफर्म करना है। वो गैस मास्क पहनती है और रूफटॉप से जंप कर जाती है। कहीं और मिलिट्री बॉक्स के पास पूरा केओस मचा हुआ है। सियाना रो रही है और मदद मांग रही है, जबकि बाकी लोग प्राइवेट एडमिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी पल्स वीक है और वो मुश्किल से सांस ले रहा है। एक सोल्जर वाइस प्लेटून लीडर से खुद को संभालने के लिए भीख मांगता है। कोई वूंड बांधने की कोशिश कर रहा है, कोई सीपीआर दे रहा है, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही है। कुछ चीज बॉक्स के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके आसपास एक खौफनाक एनर्जी है और सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल कोबाल्ट नहीं है, ये उनका मास्टर है जो पूरी ताकत से एक पावरफुल स्पेल कास्ट कर रहा है। जैसे जैसे बॉक्स का शील्ड कमजोर होता है, पैनिक फैल जाता है। वो देखते हैं कि कोबॉल्स का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है और डर सब में फैल जाता है। एक सोल्जर धीरे से कहता है कि शायद अब सब खत्म होने वाला है। तभी धुएं को चीरते हुए एक फिगर गुस्से भरी चीख के साथ सामने आता है। ये यूनक है, हाथ में वेपन लिए चार्ज करता हुआ। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, ये मेरी स्क्वाड है। वो अपना वेपन कोबॉल्ट मास्टर की तरफ फेंकता है। मास्टर मुश्किल से बच पाता है, लेकिन ब्लेड मुड़कर उसके पीठ पर लटके वेपन को लगती है और उसे क्रैक कर देती है। मास्टर घूमता है, आंखें गुस्से से जल रही होती हैं, मुंह से दहाड़ निकलती है। उसके सर पर बना निशान और तेज चमकने लगता है और बाकी कोबॉल्स तुरंत रिएक्ट करते हुए गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूनक हंसी रोककर सांस लेता है। दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और बहुत तेज भी। वो तुरंत जुन्मो को पकड़ता है और कहता है कि नीचे झुक जाओ, फिर काउंटर के लिए तैयार हो जाता है। वो मेंटल कंट्रोल एक्टिवेट करता है, एक ऐसी स्किल जो स्पीड को बढ़ा देती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती है। इसको बैलेंस करने के लिए वो जुनू की बैंक की हुई एनर्जी से थोड़ी पावर ले लेता है और मुश्किल से आने वाले अटैक से बच पाता है। तभी सिस्टम वार्निंग फ्लैश होती है कि उसकी M7 ग्रेट स्वॉर्ड अब इतने वेट से बंधी हुई है जो उसकी कंट्रोल लिमिट से बाहर है। यूनक समझ जाता है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगी। वो नेक्स्ट अटैक्स के लिए खुद को रेडी करता है। कोबल्स के मार्क्स फिर से चमकने लगते हैं और वो अपनी पीठ से मेटालिक प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। दर्जनों वेपन्स उसकी तरफ उड़कर आते हैं। वो अपना हाथ चेहरे के आगे लाकर ब्लॉक करता है, लेकिन कुछ वेपन्स उसके आर्म्स और आर्मर को छेद देते हैं। मेज अपने अंडरलिंग्स को सिग्नल देता है और पूरा ग्रुप एक साथ चार्ज कर देता है। यूनक, जो अब कट्स और घुसे हुए ब्लेड से भरा होता है, दर्द के बीच भी मुस्कुराता है। उसे लगभग यकीन हो जाता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी की तरह। लेकिन नहीं, इस बार नहीं। वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्टिवेट करता है और जो एरोज उसके बॉडी में घुसे हुए होते हैं वो बेजान वेट की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। अगर ये स्किल ना होती तो उसे भी पता है कि वो अब तक खत्म हो चुका होता। अब नई ताकत के साथ ग्रेट स्वॉर्ड्स मेज के अराउंड एक डेडली स्पाइरल बना लेती हैं। वो अपने हाथ क्रॉस मोशन में घुमाता है और तेज धार वाले मेटल का एक भयानक तूफान छोड़ देता है। ब्लेड्स का एक बड़ा स्टॉर्म नीले टॉर्नेडो की तरह घूमता है, बचे हुए कोबल्स को स्वीप करके उन्हें चीरते हुए खत्म कर देता है। जब धूल बैठ जाती है, यूनक आर्म्स फोल्ड करके शांत खड़ा होता है, धीरे धीरे सांस लेता हुआ। अब सिर्फ एक दुश्मन बचता है, कोबल्ट डार्क मेज। यूनक लास्ट खड़े एनिमी की आंखों में आंखें डालकर उसे अपने मन में चैलेंज करता है। अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। कोबल्ट मेज अपने तेज दांत भींचता है और एक घना टॉक्सिक गैस का बादल छोड़ देता है, जो तेजी से पूरे एरिया में फैल जाता है। यूनक उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, अपना हाथ आगे करके खुद को शील्ड करता हुआ। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब स्ट्रगल करना कितना बेकार लग रहा है। उसे याद आता है कि इस कोबल्ट को लास्ट में खड़ा रहने देने के लिए उसने कितनी प्लानिंग और मेहनत की थी। बाकी स्क्वाड मेंबर्स पहले ही उससे पीठ
दिखा चुके थे, अब तो शायद वो उसे और ज्यादा कर्ज कर रहे होंगे। वो मेंटल डिटेक्शन यूज करता रहता है अलर्ट रहकर, जबकि कोबल्ट बिल्कुल हिलता भी नहीं। वो सोचता है कि अब तक कोई मूवमेंट क्यों नहीं हुई। वो अपना हाथ थोड़ा नीचे करता है, फिर भी रेडी रहता है। तभी मेज कोबल्ट का स्पेल फाइनली एक्टिवेट हो जाता है। एक अजीब सी एनर्जी उसके पैरों के पास बन जाती है, उन्हें कस के पकड़ लेती है और जमीन पर खींच लेती है। कोबल्ट फिर से ग्रिन करता है, खुश होकर कि उसने अपने ओपोनेंट को पकड़ लिया है। यूनक गिर जाता है और वहाँ पड़ा रहता है, मैजिक ग्रिप से बंधा हुआ। फिर उसका बॉडी अचानक ऊपर आसमान की तरफ खींच लिया जाता है, जैसे कोई कपड़े की गुड़िया हो। मिड एयर में टॉक्सिक गैस का ब्लास्ट होता है, जो पास की बिल्डिंग्स पर फैल जाता है। नीचे कोबल्ट खड़ा ये सब देखता रहता है, लेकिन तब हमारे बंदे की आवाज गूंजती है। कोबल्ट की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं जब वो देखता है कि हमारा बंदा फिर से सीधा खड़ा है, बिल्कुल भी हिला हुआ नहीं। उसका एक पैर जमीन में जमा होता है और उसकी टांगे रीइंफोर्स स्ट्रेंथ से चमकने लगती हैं। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा होता है, दांत गुस्से में भींचे होते हैं। उसके दिमाग में धोखे और दर्द की यादें फ्लैश होती हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगा है। तभी वेपन हाथ में लिए कोबल्ट अचानक गायब हो जाता है। यूनक मूवमेंट सेंस करता है और तुरंत घूमता है। जैसे ही कोबल्ट उसके पीछे अपीयर होता है, उसके दिमाग में हर वो पल आ जाता है जब उसे पीठ में छुरा घुपा गया था। सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी गुस्सा उसके अंदर उबलने लगता है। वो स्ट्रेंथनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और कोबल्ट के चेहरे पर एक ब्रूटल किक मारता है। उसके बाद एक जबरदस्त स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, जो क्रीचर को पूरे बैटलफील्ड के पार उड़ा देता है। एक ठंडी सी सेटिस्फैक्शन उसके अंदर भर जाती है, जैसे ही उसे लगता है कि बदले का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। वो उन सब मोमेंट्स के बारे में सोचता है जब उसने इस पल को इमेजिन किया था, जिस दिन वो इन बैकस्टैबर से हिसाब लेगा। मेज कोबल्ट पहला है जो गिरता है। ये बिल्कुल जस्टिस जैसा लगता है। टॉक्सिक गैस अब भी उसके जख्मों से लीक हो रही होती है जब वो जमीन पर पड़ा होता है। हमारा बंदा भारी आवाज में खुद को याद दिलाता है कि मास्क टूट चुका है और अब कोबल्ट वो अनोइंग मैजिक कास्ट नहीं कर सकता। एक स्मर्क उसके चेहरे पर आ जाती है। वो फाइनल ब्लो के लिए रेडी होता है, डिसाइड करता है कि अब इस लिंगरिंग पीटीएसडी को हमेशा के लिए खत्म करना है। नीली एनर्जी इकट्ठी होती है और एक झटके में कोबल्ट की तरफ ब्लास्ट होती है और पल भर में सब खत्म हो जाता है। मेज का वेपन जमीन पर गिर जाता है और टॉक्सिक गैस का कंटेनर टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। क्रीचर बिल्कुल बेहरकत पड़ा होता है, लेकिन ह्यूनक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो कोबल्ट को चेहरे से पकड़ता है, उसे उठा लेता है और ठंडी नजरों से घूरता है। उसे हर वो दर्द भरा साल याद आ जाता है जो उसने इस मॉन्स्टर की वजह से एक क्रिपल की तरह गुजारा था। पाक जूनो की मौत की तस्वीर उसके दिमाग में वापस आ जाती है। वो दोस्त जिसने पिछली टाइमलाइन में अपनी जान कुर्बान कर दी थी, ये बदला है। कोबल्ट को अभी भी पकड़े हुए हमारा बंदा क्लाउड ब्लेड को सीधा उसके सीने में घुसा देता है। ब्लेड उसका खून अब्सॉर्ब करने लगती है और एक अजीब सी एनर्जी से चमकने लगती है। यहीं पास जमीन पर एक डैगर पड़ा होता है। हुनवुक उसे उठा लेता है, सोचते हुए कि उसकी बदला अभी पूरी नहीं हुई, अभी एक आखिरी मूव बाकी है। वो डैगर से कोबाल्ट के चेहरे पर वार करता है, बिल्कुल वही निशान बनाता है जो उस क्रीचर ने कभी उसके चेहरे पर छोड़ा था। आखिरकार कोबाल्ट मर जाता है। क्लाउड ब्लेड अभी भी उसके शरीर में धसी हुई है और डार्क एनर्जी कलेक्ट करती जा रही है। जब एनर्जी पूरी भर जाएगी तब वेपन की छुपी हुई पावर जाग उठेगी। वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है कि ये पहली बार है जब उसने अपने पास्ट का कोई मोमेंट बदला है। जहरीली गैस अभी भी हवा में फैली हुई है, लेकिन अब वो कोबाल्ट की लाश के पास खड़ा है। तभी उसकी नज़र पास ही जमीन पर चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो एक मेटल होता है। जैसे ही वो उसे उठाता है तुरंत नोटिफिकेशन आता है। उसका नाम है डेविल्स मेडालियन इन्फर्नो। नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क जाता है। ये एक रेयर आइटम है जिसमें डीमन रेसेस की पावर होने की बात कही जाती है और अपनी सीरीज का सबसे हाई रैंक्ड मेडल है। हुनवुक की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। ये यहाँ कैसे आ सकता है? उसे याद आता है कि ये आइटम उस नेक्रोमांसर का था, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन। उस आदमी की अनडेड आर्मी ने पूरी दुनिया को जहन्नुम बना दिया था। हुनवुक सोचता है कि उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था, बस एक ही कॉमन ग्रोथ ट्रेट के अलावा। अपनी पिछली जिंदगी में नेक्रोमांसर के डर से उसने अपनी एफ से रैंक अप करने वाली एबिलिटी छुपा कर रखी थी। ब्लू लावा गोलम वर्कशॉप की लड़ाई में वो मुश्किल से जिंदा बचा था और उसे सिर्फ इस मेडालियन की एक सस्ती सी नकली कॉपी मिली थी। अब वो सोचता है कि असली वाला यहाँ कैसे हो सकता है। हुनवुक मेडालियन को घूरता रहता है, उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। वो डिसाइड करता है कि बाद में इस बारे में सोचेगा। अभी के लिए वो मेडालियन को अपने मुंह में डाल देता है, उसे एब्जॉर्ब करने की तैयारी करते हुए। लेकिन जैसे ही वो पूरा करने ही वाला होता है, पीछे से एक पहचानी हुई आवाज़ आती है। वो जम जाता है। ये युन्हा की आवाज़ होती है। उसके अंदर पैनिक भर जाता है, माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वो सोचता है उसने कितना देख लिया होगा। जैसे ही वो घूमता है वो देखता है कि उसके पास कोई और भी खड़ा है। एक नया चेहरा उसे मिलता है। वो औरत लड़ाई की तारीफ करती है और अपना इंट्रो देती है, कैथरीन यू, ब्लू फ्लावर गिल्ड की सोल अटैक यूनिट की हेड। वो उन्हें गौर से देखती है और पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है। हुनवुक शांत रहकर जवाब देता है, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो, जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि उसने असल में कितना देखा है। उसके ख्यालों में डूबने से पहले ही कैथरीन ताली बजाती है और दोबारा लड़ाई की तारीफ करती है। वो कहती है कि उसने दूर से बस थोड़ा सा ही देखा, लेकिन फिर भी काफ़ी इंप्रेसिव लगा।
फिर उसका टोन बदल जाता है जब वो युन्हा की तरफ मुड़कर कहती है कि अब वो काफ़ी बड़ी हो गई है और उसे पैलेडिन चैप्टर की तीसरी बेटी कहकर बुलाती है। युन्हा अथॉरिटी के साथ जवाब देती है, अपना इंट्रोडक्शन देती हुई। 3rd AMT ब्रिगेड की 1st बटालियन अटैक स्क्वाड की कैप्टन। वो औरत को याद दिलाती है कि ये एरिया मिलिट्री जोन है और सिविलियंस का यहाँ होना बिल्कुल मना है। कैथरीन बिना घबराए हुनवुक के पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि वो कैथरीन यू है, ब्लू फ्लावर गिल्ड की सोल अटैक यूनिट की हेड। वो कैजुअली अपना कार्ड आगे बढ़ा देती है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। यू हाना, ब्लू फ्लावर गिल्ड के लीडर की दूसरी बेटी और एक ए रैंक प्लेयर। हुनवो कार्ड पर नजर डालता है, ऊपर से हैरानी दिखाता हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले से जानता होता है कि वो कौन है। सच तो ये है कि उसकी पिछली जिंदगी के सभी नामों में से इसका नाम उसके दिमाग में सबसे गहरा छपा हुआ है। वो सिर्फ किसी गिल्ड लीडर की बेटी नहीं थी, एक वक्त पर उसने इंसानियत के विनाश में बहुत बड़ा रोल निभाया था। चाहे वो चाहे भी, वो उसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी यादें घूमने लगती हैं, उस दिन की जब वो उसके सामने खड़ी थी, ताकत से भरी हुई, और उसे हर हाल में जिंदा रहने को कह रही थी। यूना का वो रूप उसकी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करता रहा था और उसे यूए ने मार दिया था। वापस प्रेजेंट में यूना इशारा करती है कि एक बड़ा मौका उसके हाथ के बिल्कुल पास है। हुनवुक अपनी कलाई भींच लेता है, पुराने जख्मों और नई उलझन के बीच फंसा हुआ। यूना थोड़ा दूर रहती है लेकिन अपनी बात पर पक्की है। वो फिर से यूना को याद दिलाती है कि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है। यूना तेज घूमकर जवाब देती है, मिलिट्री फॉर्मेलिटी से इरिटेट होकर। वो कहती है कि सोल्जर्स को किसी उसके जैसे स्टेटस वाले इंसान को सही तरीके से एड्रेस करना आना चाहिए। वो जिद करती है कि उसे सिर्फ एक सिविलियन नहीं बल्कि सोल अटैक यूनिट की डिपार्टमेंट हेड के रूप में पहचाना जाना चाहिए। दोनों के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। हुनवुक दोनों औरतों के बीच अजीब सा महसूस करता है, समझ नहीं आता कहाँ देखे। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, हेडलाइट्स चमकते हुए। कुछ ही पलों में बटालियन कमांडर बाहर आता है। यूना तुरंत सल्यूट करके रिपोर्ट देने लगती है, लेकिन कमांडर अपना हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है, हाथ में वेपन पकड़े हुए। उसकी नज़र हवा में फैली जहरीली गैस और जमीन पर पड़े कोबाल्ट की लाशों पर घूमती है। हुनवुक को पसीना आने लगता है, उसे लगता है कि बात बिगड़ सकती है। वो जानता है कि इस सिचुएशन को आसानी से एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। कमांडर का सीरियस चेहरा साफ बताता है कि उसे जवाब चाहिए। फिर अचानक कमांडर यूना को ग्रीट करता है। वो ब्लू फ्लावर गिल्ड के सपोर्ट को एक्नॉलेज करता है, लेकिन साथ ही सख्ती से कहता है कि मिलिट्री जोन्स में बिना परमिशन एंट्री अलाउड नहीं है, चाहे सिविलियन कितना ही हाई रैंकिंग क्यों ना हो। वो पोलाइटली उसे यहाँ से जाने को कहता है। यूना क्लियरली अनॉयड होती है और धीरे से बोलती है कि सोल्जर्स कितने रिजिड होते हैं। वो ड्रामेटिक अंदाज में लिपस्टिक के स्टैम्प वाला बिजनेस कार्ड पास की ही किसी जगह पर रख देती है। हुनवुक को विंक करती है और कहती है कि उसे कॉल जरूर करे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कमांडर फिर हुनवुक की तरफ ध्यान देता है और उसे बिना वार्निंग के तुरंत प्रमोट कर देता है और अनाउंस करता है कि अब हुनवुक कोबाल्ट ऑपरेशन का स्क्वाड कमांडर होगा और उसका काम होगा बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना और टीम को ऑर्गेनाइज करना। हुनवुक हैरान खड़ा रह जाता है, सोचता है कमांडर आखिर सोच क्या रहा है। कमांडर ये भी कहता है कि उससे उसी दिन बाद में एक पर्सनल डीब्रीफिंग चाहिए। हुनवुक हाँ में सिर हिलाता है, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि सिचुएशन इतनी जल्दी कैसे पलट गई। दूर से उसकी नज़र यून्हा से मिलती है, वो उसे देखती है, वो चुपचाप वापस देखता है, सोचते हुए कि किसी तरह वो इस क्राइसिस से बच गया। अब अभी के लिए 1 हफ्ता बीत जाता है और अब सीन 3rd AMD ब्रिगेड के 1st बटालियन का होता है। हुनवुक को नोटिफिकेशन मिलता है कि डेविल्स मेडालियन इन्फर्नो का एब्सॉर्प्शन आखिरकार कंप्लीट हो गया है। उसका कंट्रोलेबल मटल वजन लगभग 500 ग्राम बढ़ जाता है। उसके पेट के अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई छुपा हुआ चैम्बर बन रहा हो। वार्निंग आती है कि तेज दर्द होने वाला है। वो मेंटली तैयार हो जाता है पिछली बार का दर्द याद करते हुए। ये बॉडी अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं है। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम तक जाता है, पेट पकड़े हुए मुश्किल से सांस लेते हुए। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर कोई आता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि जूनो खड़ा है। जूनो मजाक उड़ाता है, सोचता है कि हुनवुक कुछ छुपा रहा है। हुनवुक पेट पकड़े हुए मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनो जोक करता रहता है। हुनवुक बोलता है कि बात वैसी नहीं है जैसी लगती है। जो कोबाल्ट गेट पहले अंडर एस्टिमेट किया गया था, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा पड़ी। बहुत कैजुअल्टीज हुई। अच्छी बात यह रही कि सार्जेंट चॉइस यानहा और प्राइवेट एन मिंटे क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ गए और उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद हुनवुक ने सब कुछ अकेले करने का आइडिया छोड़ दिया। उसने सपोर्ट स्क्वाड को ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि इमरजेंसी में वो कम से कम अपना बचाव कर सकें। लेकिन इस डिसीजन के साथ 2 प्रॉब्लम्स आ गईं। पहली, सियाना दिन के बाद उसे लगातार परेशान करने लगी। दूसरी, मटीरियल कमांडर उस पर प्रेशर डालने लगा कि वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बजाय कमीशन्ड ऑफिसर बने। कमांडर ने यह भी कहा कि ई ताइवान ऑपरेशन ने प्रूव कर दिया है कि हुनवुक उसके सपने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, एक ऐसी मिलिट्री जहां रैंक का ज्यादा मतलब ना हो। हुनवुक को समझ नहीं आता कि उसे किसी और के सपने में क्यों घसीटा जा रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वेकेशन के दौरान इस बारे में सोचेगा। 3 हफ्ते के बाद वेकेशन शुरू होती है। सोल स्टेशन के पहले दिन ही उसे एक मैसेज मिलता है। उसने एक नया स्किल अनलॉक किया है, ब्रीथ रूम। इस स्किल के 2 इफेक्ट्स हैं।
पहला, मेटल एब्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा, वो मेटल को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके फायर ब्रेथ अटैक के रूप में रिलीज कर सकता है। लेकिन इस पावर की साइड इफेक्ट्स भी हैं। लोग लगातार ये अज्यूम करते रहते हैं कि वो रेस्ट रूम में कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो खुद को मिरर में देखता है प्रेशर महसूस करते हुए। वो जानता है कि वो अभी नेक्स्ट गेट के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है और बाहर की दुनिया पहले से ही मुश्किल सवाल पूछ रही है। न्यूज़ फैलती है और लोग पूछने लगते हैं कि क्या सोल स्टेशन को अबैंडन कर दिया जाएगा। मिलिट्री और अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं आया है। हुनवुक को सबका बोझ महसूस होता है। अगर वो इम्प्रूव नहीं करता तो अगले टाइम सच में मर सकता है। वो खुद से कहता है कि ये वेकेशन पूरी तरह से प्रिपरेशन के लिए यूज करनी होगी। अब वक्त आ गया है फ्यूचर को सच में बदलने का। थोड़ी देर बाद पास ही खड़ी सियाना सिगरेट के साथ कंप्लेन करती है कि उसे वेकेशन मिले बहुत टाइम हो गया है। वो लाइटर से स्ट्रगल करती है और धीरे धीरे गाली भी देती जाती है। तभी उसकी नज़र हुनवुक पर पड़ती है। वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसके पास लाइटर है। हुनवुक उसे डिसबिलीफ के साथ घूरता है और उसका नाम ले लेता है। सियाना थोड़ी एम्बैरेस्ड फील करती है। उसे लगता है शायद उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आ गई। तभी ट्रेन आ जाती है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और ट्रेन में साथ बैठे दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रहती है। टेंशन तोड़ने के लिए सियाना उसकी वेकेशन का टॉपिक छेड़ती है। वो गेस करती है कि शायद काफी टाइम बाद उसकी पहली वेकेशन होगी और उसके पेरेंट्स खुश होंगे। हुनवुक शांत आवाज में बताता है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। सियाना कंसर्न के साथ उसे देखती है, लेकिन हुनवुक कामली बताता है कि हाँ, बचपन टफ और अकेला था, पर अडल्टहुड में उसे ऐसे लोग मिले जो फैमिली जैसे लगे। वो कहता है कि उसके दोस्त और कोवर्कर्स ही हैं जो उसे हमेशा पुश और सपोर्ट करते हैं, इसलिए उन्हें कॉमरेड्स कहना बिल्कुल सही लगता है। आखिरकार ट्रेन यंगडोंगपो पहुंच जाती है। सिर्फ 4 दिन और 3 रात की वेकेशन के साथ हुनवुक फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचने लगता है। उसकी प्रेपरेशन का पहला स्टेप क्लियर है। उसे पैसों की जरूरत है। ब्लू ट्री गिल्ड के एक बड़े से पोस्टर के सामने खड़े होते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पोस्टर पर लिखा होता है, वी सपोर्ट आवर प्लेयर्स। वो सोचता है कि ब्लू ट्री का ओनर पहले ही मल्टी ट्रिलियनर है, गॉर्डन प्रे। सीरियस होते हुए वो याद करता है कि कैसे गॉर्डन ने पावरफुल लोगों और प्लेयर्स को खरीद लिया, हाई लेवल गियर कलेक्ट किया और धीरे धीरे सिस्टम पर पूरा कंट्रोल पा लिया। सोचते सोचते उसे समझ आता है कि विलन से हारने की एक बड़ी वजह पैसा भी था। गॉर्डन जितना अमीर बनना शायद नामुमकिन है, लेकिन इस मनी गेम में सिर्फ जिंदा रहने जितना पैसा होना भी जरूरी है। हुनवुक को पहले से पता है कि फ्यूचर के कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स कब और कहाँ होने वाले हैं और कौन से इवेंट से हैवी प्रॉफिट आएगा। जब ब्लू ट्री के बैनर्स बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स में दिखने लगते हैं, वो डिसाइड करता है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स उसे एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उसे एक ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए जो किसी भी हाल में उसे धोखा ना दे। होप गिल्ड की तरफ बढ़ते हुए वो सीढ़ियां चढ़ता है और सोचता है कि इस जिम्मेदारी के लिए किस पर भरोसा करे। तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज उसके ख्यालों को तोड़ देती है। वो रुककर उस तरफ देखता है। एक आदमी दूसरे आदमी को कॉलर से पकड़कर चिल्ला रहा होता है और उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। जिसे डांटा जा रहा होता है वो सफाई देता है कि वो जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाला उसे बीच में ही काट देता है। वो गुस्से में बोलता है कि उसे सिर्फ इवेंट्स पर गार्ड ड्यूटी ऑफर हो रही है, जो उसे बिल्कुल बेइज्जती लगती है। जैसे ही दोनों आदमी दरवाजे पर खड़े हुनवुक को देखते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। जिसे डांटा जा रहा होता है वो नर्वस होकर हुनवुक को ग्रीट करता है, जबकि अग्रेसिव वाला वुल तुरंत अपना टोन बदल लेता है। वो उस आदमी की शर्ट छोड़ देता है और एक फेक सी स्माइल के साथ आगे बढ़ता है, उसे टिन कैन पायलट के रूप में पहचानते हुए। दोनों हाथ मिलाते हैं और अपने पास्ट को याद करते हैं। वो शुल अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि अब वो एक अवेकेंड प्लेयर बन चुका है। हुनवुक भी पोलाइटली रिप्लाई करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि उनके बीच कोई दोस्ती वाला रिश्ता नहीं है। थोड़ी ही देर में मूड बदल जाता है। वुल उसका मजाक उड़ाने लगता है जैसे उनके बीच का पास्ट कभी था ही नहीं, लेकिन पुरानी यादें जोर से टकरा जाती हैं। स्कूल के टाइम वंचेल ने एक बार सबके सामने हुनवुक को बेइज्जत किया था, उसकी पावर्स का मजाक उड़ाया था, उसे जोर से थप्पड़ मारा था और लूजर कहा था। वो शब्द, वो थप्पड़, वो शर्मिंदगी, सब कुछ वापस याद आ जाता है। प्रेजेंट में वंचेल, जो अब होप गिल्ड का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुका है, दांत पीसता है और धमकी देता है कि वो उसे फिर से स्कूल की तरह ही मारेगा। वो दोबारा अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, लेकिन इस बार हुनवुक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, बिना हिले। जैसे ही वुल उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, रूम का एनर्जी अचानक बदल जाता है। नीली एनर्जी हुनवुक के आसपास चमकने लगती है और हर तरफ से वेपन्स तेज रफ्तार में आने लगते हैं। एक पेन, एक डैगर, सब एनर्जी से भरे हुए डेंजरसली वुल के बिल्कुल पास रुक जाते हैं। बिल्कुल शांत आवाज में हुनवुक वॉन्चेल से कहता है,